हेलो नमस्कार। आपका फिर स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आप लोगों को मिलती है अभी के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की क्लासेज। कक्षा 12 में हम केमिस्ट्री और फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। कक्षा 10 के बच्चों के लिए यानी आप लोगों के लिए पहला पार्ट केमिस्ट्री सेशन का पहला पार्ट जो अपनी 10th साइंस है, उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी है। केमिस्ट्री इसके नाम के साथ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि यार वो रिएक्शंस किसे याद होगी। सर हमने तो 9th में पढ़ाई की ही नहीं। इस आवाज ये भी आ रही है हमने तो आज तक ही नहीं की। तो अब सभी बच्चे सही जगह पे हों। पीछे के आपके सारे पाप धोने का वक्त आ चुका है और जिस चैनल पे पहुंचे हो वो आपके लिए गंगा नदी से कम नहीं है। विश्वास कीजिए, बने रहिए। वादा इतना करता हूं कि 9th क्लास तक या 9th क्लास में आपने लापरवाही करी है पढ़ाई करने में, तो आपके पापों को काफी हद तक धोकर आपको पुनः ट्रैक पर, पढ़ाई के ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप पढ़ाई के उद्देश्य से आए हो तो बिल्कुल सही जगह हो। अगर आप किसी के कहने पर मात्र देखने आए हो तो आप गलत जगह हो। कि सर देखने जैसा हम में बहुत कुछ है। यही कहूंगा प्यारे बच्चों, अगर मोबाइल लेके बैठे हो, दुनिया में कितना क्या क्या है कि बजाय तुम्हारे काम का क्या है वहां आके रुक जाइए। पढ़ लेंगे, बहुत टाइम पढ़ा है, करते करते आपने 9 साल पीछे निकाल दिए हैं। अगर मेहनत करके आए हो तो बहुत मुबारकबाद आपको। भाग्यशाली है आपके माता पिता। पर भाग्यशाली माता पिताओं की संख्या मुझे आप लोगों को देख के कम लग रही है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि बने रहिए। एक क्लास में, 2 क्लास में, एक दिन में, 2 दिन में जांच परख करके अपने वही पुराने स्टेटमेंट डालने की समझ में नहीं आ रहा है, ये लाइन में नहीं बोलने दूंगा आप लोगों को। वादा है मेरा ये। कोई और कारण से छोड़ के जा रहे हो चैनल, या आप नहीं पढ़ रहे या पढ़ाई नहीं कर रहे, तो बात तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। इच्छा ये है कि समझ में आए, अच्छे मार्क्स आए, आउट ऑफ मार्क्स आए, परफेक्ट जगह हो, नॉलेज बढ़े, सही जगह हो। तो देखो अपने पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रियाओं वाला शुरू करा था। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ये अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन जो अभिक्रियाओं का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं वो है उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। और 10th क्लास में ये लास्ट टाइप बचा है रिएक्शंस का, अंतिम प्रकार बचा है। देखो ध्यान से समझते हैं। इनमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपन उपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन, जिनका दूसरा नाम नाम जलेबी बही, देखो, जिनका दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या होती है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है उपचयन? तो सर उपचयन को ही बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आ गया समझ में? अगला टॉपिक नहीं आया, समझाया ही नहीं, कहां से आएगा। देखो, उपचयन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या है? सर अपन कहेंगे वे अभिक्रियाएं, साथ साथ नोट्स बनाइए, ये लाइन नहीं लिखनी है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है,
ऑक्सीजन का संयोग होता है, अथवा यानी या तो ये चीज हो कि ऑक्सीजन जुड़े, एग्जाम्पल से पढ़ लेंगे डरो मत, अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन हो। त्याग लिख देता हूं और निष्कासन तुम्हारे लिए भारी वर्ड पड़ जाएगा। त्याग हो, ऑक्सीकरण कहलाती है। ये तो हो गई परिभाषा। एग्जाम्पल की बात करें ताकि अच्छे से समझ में आए। सबसे प्यारा एग्जाम्पल, सबसे सरल एग्जाम्पल, C+O2CO2, C+O2CO2, 2 1 जा 2, 2 एकम 2। देखो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है सर, CO2 बन रही है। अब O2 जुड़ रही है, अभी भी अपन ने लिखा सर ऑक्सीजन का संयोग, संयोग मानी जुड़ना, कि अगर ऑक्सीजन का संयोग हो तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। ये रिएक्शन ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल भी है। और बताओ देखे, शाबाश, संयोजन का एग्जाम्पल भी है। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद, संयोजन। ये एग्जाम्पल उष्माक्षेपी विक्रिया का भी है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा का निर्माण। यही एग्जाम्पल ऑक्सीकरण का भी है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यदि किसी पदार्थ में, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीकरण है सर। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। दूसरा भी मान लो, जैसे अपन ने ये लिखा Cl2 प्लस H2, और उसका विपरीत लिख देते। अरे क्या टाइपिंग अपने आप। देखो जैसे मैंने ये लिख दिया, मान लो ये HCl है, ये H प्लस और Cl माइनस में बदल रहा है। ध्यान से देखो, मैं कहूँ HCl H प्लस में बदल रहा है, तब कहूंगा HCl में से Cl माइनस निकल गया। पर अगर मैं इसी चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि सर ये HCl Cl माइनस में बदल रहा है, मैं पूछूं क्या परिवर्तन आया, आप कहोगे सर HCl Cl माइनस में बदला, यानी H प्लस यानी हाइड्रोजन। और किसी में अगर हाइड्रोजन कम हो रही है तो अपन कह सकते हैं ऑक्सीकरण है। तो दो तरीके हैं सर, केवल ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण नहीं है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है। अपनी जो एनसीईआरटी है उसके जो कुछ एग्जांपल्स है वो मैं लिख लेता हूं, वो ज्यादातर इस पे डिपेंडेंट है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, इन शॉर्ट फॉर्म याद रखना चाहो तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का निकलना अपचयन। देखो एक अभी भी अपन ने लिखा C+O2 CO2, एक लिख देते हैं Mg+O2 MgO2, लिख दूं क्या, नहीं MgO, Cu+O2 CuO2 लिख दूं क्या, CuO। ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा हूं। देखो ये ऐसा इसलिए है कि सर कार्बन ऑक्सीजन CO2 की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ये अपन पढ़ेंगे। कार्बन का जो पार्ट आएगा आगे केमिस्ट्री में विस्तार से पढ़ेंगे बॉन्ड के बारे में। अभी यहाँ थोड़ी बेसिक नॉलेज लीजिए कि CO2 की स्ट्रक्चर इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, मैग्नीशियम आयनिक बन गया, Mg2+ होता है, ऑक्सीजन 2- होता है, 2 से 2 गया, यौगिक बन गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी प्रकार कॉपर 2+ होता है, ऑक्सीजन 2- है, 2 से 2 गया, ये भी बच गया CuO कॉपर ऑक्साइड। तीनों रिएक्शन में आप देखोगे आपके काम की चीज इतनी सी है, ये चीजें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं 10th क्लास के हिसाब से। बाकी मैं ये बताना चाहूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है तो क्लास को बहुत लंबी खींच सकता हूँ, और मुझे क्या आता है से इंपॉर्टेंट आपको क्या आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली विक्रिया में कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीकरण कार्बन का। दूसरी विक्रिया में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीकरण मैग्नीशियम का। तीसरी विक्रिया में कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो फिर ऑक्सीकरण किसका, इस बार कॉपर का। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या,
ऑक्सीकरण। अब बात करें अपचयन की। अपचयन को अपचयन ही बोलते हैं। हाँ, अंग्रेजी में रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन सॉरी, ऑक्सीकरण की जो डेफिनेशन आपने याद करी है, समझी है, उसका विपरीत बोल देते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का त्याग हो। विपरीत हो गया ना, उसमें संयोग हो रहा था, त्याग हो, या हाइड्रोजन का संयोग हो। हाइड्रोजन का संयोग हो, संयोग मानी जुड़ना, क्या कहलाती है? अपचयन। और सॉरी, हाँ सही है, अपचयन कहलाती है। देखो जैसे हमने लिखा जैसे अपने लिखा MgO प्लस कार्बन से क्रिया करवा दी, ये बन गया Mg प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपने कार्बन कैपिटल और ऑक्सीजन छोटा लिख दिया तो बन जाएगा कोबाल्ट। अगर कार्बन भी बड़ा ऑक्सीजन भी बड़ा बराबर साइज का लिख दिया तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में बच्चे कर लेते हैं ऐसी गलतियां, चीजें बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं, देखो हालात बदल जाते हैं। तो मैग्नीशियम की क्रिया कार्बन से कराई सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराई, मैग्नीशियम में बदल गया, यानी ऑक्सीजन का त्याग हो गया। ऑक्सीजन का त्याग, और ऑक्सीजन का त्याग होने के कारण इसको कहेंगे अपचयन। अब इससे अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों को मिलाकर, वो होता है अपोपचय अभिक्रियाएं। अपोपचय अभिक्रियाएं, इन्हीं को बोलते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। चलो सर, तुम्हें दुखी नहीं करेगी, 3 नाम है इसके भी। अब नाम से आपको समझ में आ गया होगा, अपोपचय, अप उप, यानी अपचयन भी हो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन भी हो और उपचयन भी दिखे। यहां से समझ लो, जिनमें ऑक्सीकरण, अरे उपचयन को ही तो कहा था ऑक्सीकरण, यानी जिनमें ऑक्सीकरण भी हो अपचयन भी हो, या यूं कहूं जिनमें अपचयन भी हो और उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो, या यूं कहूं रेडॉक्स। अब देखो ये रेडॉक्स कैसे बना है, ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में अपन ने कहा था ऑक्सीडेशन, अपचयन को अपन ने कहा था रिडक्शन। सर यहां से ले लेते हैं RED, यहां से ले लेते हैं OX, RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन, मिला के बन जाएगा रेडॉक्स। हिंदी में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेड ऑक्स, लाल सौंड, अरे नहीं रे, रेड मानी रिडक्शन अपचयन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, उपचयन सॉरी, ऑक्सीकरण उपचयन जिसे बोलते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं की डेफिनेशन हो जाएगी सर, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण
व अपचयन साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं, या यूं कहूं अथवा वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का सॉरी एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तो दूसरे अभिकारक का अपचयन, यानी एक ही अभिक्रिया में आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों देखने को मिले, रेडॉक्स कहलाती है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है। अपचयन ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। दोनों साथ हो, जैसे अभी भी अपने एक एग्जाम्पल लिखा ना, वो इसमें आ जाएगा सर। देखो इसमें देखो आप, अगर हमने, चलो अपन दोबारा कर लेते। देखो जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिखा MgO प्लस सी, Mg प्लस CO, जैसे अपन ने एक अभिक्रिया लिखी CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को देखो, अपन ध्यान से देखते हैं। देखो पहली अभिक्रिया में MgO बदल रहा है Mg में, C बदल रहा है CO में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अपन इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करें, पहचानने की, तो देखो MgO Mg में बदल रहा है, क्या परिवर्तन है, क्या नई चीज है सर? अभिकारक में देखो तीर के निशान के बाईं तरफ होते हैं अभिकारक, दाईं तरफ होते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। तो ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। अभिकारक में MgO था, उत्पाद में Mg बन गया, क्या परिवर्तन आया? ऑक्सीजन निकल गई। MgO में ऑक्सीजन थी, Mg में ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन का त्याग क्या कहलाता है? अपचयन। यानी यहां अपचयन हो रहा है सर, अपचयन। दूसरे में ध्यान दो, कार्बन बदल रहा है CO में, C बदल रहा है CO में, क्या परिवर्तन आया? ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। अरे सर इसे तो हमने कहीं देखा है, अभी देखा थोड़ी देर पहले। कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। अरे सर एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है जी। इस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाओं की कैटेगरी में आ गई। एक अभिकारक का अपचयन, दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण, एक ही अभिक्रिया में, तो रेडॉक्स हो गई। इस अभिक्रिया में देखो आप, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके कॉपर और जल में परिवर्तित हो रहे हैं। ध्यान देंगे तो पता चलेगा सर, CuO बदल रहा है Cu में, H2 बदल रहा है H2O में। CuO बदल रहा है Cu में, क्या परिवर्तन आया? ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। और H2 बदल रहा है, H2O में ऑक्सीजन जुड़ गई, यहां H2 था, यहां H2O, ऑक्सीजन जुड़ गई, जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण जी। ये भी किस कैटेगरी में आ गई? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो, या यूं कह दीजिए कि जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तो दूसरे अभिकारक का अपचयन हो, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। इनमें एक सवाल और आता है सर, कई बार क्या करता है वो डायरेक्टली ये न पूछकर कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, एक सवाल ये बन सकता है दोनों में अंतर लिखिए, एक सवाल ये बन सकता है दोनों के एग्जाम्पल्स लिखिए, एक सवाल ये भी बनता है कि एग्जाम्पल से देके तुम्हें पूछ ले किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ध्यान से देखो, पहली विक्रिया में MgO बदल रहा है Mg में,
यानी क्या हो रहा है, अपचयन। पर किसका? वो घुमा के पूछ लेगा, एमजी का अपचयन हो रहा है या एमजीओ का अपचयन हो रहा है। तो सर ध्यान दो, एमजीओ बदल रहा है एमजी में, ना कि एमजी बदल रहा है एमजीओ में। अभिक्रिया तो तीर के निशान के हिसाब से आगे बढ़ेगी, तो हम यही तो पढ़ेंगे कि एमजीओ बदल रहा है एमजी में। बोला कैसे बदला, कि सर एमजीओ का अपचयन हुआ तो एमजी बना। तो पहली समीकरण में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, एमजी का, मैग्नीशियम का। देखो कार्बन बदल रहा है सीओ में, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका, सी का या सीओ का, सी का। कार्बन के ऑक्सीकरण होने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अपचयन होने से मैग्नीशियम बना। तो पहली अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन और कार्बन का उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है जी। इसमें बताइए, देखिए, देखो कॉपर ऑक्साइड बदल रहा है कॉपर में, यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ना कि कॉपर का। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होने से कॉपर बन गया और H2 का ऑक्सीकरण होने से H2O बन गया। तो ये पहचानना आना चाहिए। इसमें एक चीज एड ऑन और होती है, दो वर्ड लिखता हूं जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। एक नाम आता है ऑक्सीकारक, वो ऑक्सीडेंट जिसे बोलते हैं। एक आता है अपचायक, रिडक्टेंट, अपचायक। ये भी पहचानने को बोले जा सकते हैं। देखो जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं। कारक का मतलब होता है करने वाला या कराने वाला। मतलब क्या कराने वाला, ऑक्सीकरण। अच्छा सर देखो, पहली समीकरण में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, चलो मैं एक को मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं। पहली समीकरण में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, सर ऑक्सीकरण ये रहा, किसका, कार्बन का। ऑक्सीकरण तो कार्बन का हो रहा है, पर तुम्हें क्या पता चला कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, सर साफ पता चल रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। और आपने ही तो बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। जी सही कह रहे हो, पर ये ऑक्सीजन आई कहां से कार्बन में, कार्बन का ऑक्सीकरण करा किसने दिया, एमजीओ। जी, एमजीओ ने अपनी ऑक्सीजन कार्बन को दे दी, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अच्छा ये ऑक्सीकरण एमजीओ ने कराया है जी, इसलिए एमजीओ को कहा जाता है ऑक्सीकारक। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, एमजीओ। अब बताओ एमजीओ का हुआ क्या था एक्चुअल में, अपचयन या ऑक्सीकरण। सर एमजीओ का तो हो रहा है अपचयन। क्या पता चला, सर एमजीओ में से ऑक्सीजन निकल रही है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, बिल्कुल सही। सर एमजीओ का अपचयन हो रहा है, क्या पता चला अपचयन हो रहा है, सर ऑक्सीजन निकल गई, किसने निकाली, कार्बन ने। यानी कार्बन ने इसमें से ऑक्सीजन निकाल ली तो एमजीओ का हो गया अपचयन। अरे यार ये अपचयन एमजीओ का कराया किसने है, कार्बन ने। तो कार्बन क्या कहलाएगा, अपचायक। क्या कहलाएगा, तो ये कह दूं क्या, सुनो वापिस सुनो, कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। सर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या पता चला, ऑक्सीजन जुड़ रही है, कहां से आई, एमजीओ ने दिया, तो यहां पर एमजीओ ऑक्सीकारक है। एमजीओ ऑक्सीकारक है, यानी ऑक्सीकरण करवा रहा है किसका, कार्बन का। अरे ऑक्सीकरण तो कार्बन का हो रहा है, पर कार्बन का ऑक्सीकरण होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो किसने दी, एमजीओ ने। तो एमजीओ कहलाता है ऑक्सीकारक इस अभिक्रिया में। और अपचायी कौन है, सी, कार्बन। कैसे, सुनो, अपचयन किसका हो रहा है, एमजीओ का। अपचयन तो एमजीओ का हो रहा है, क्या पता चला, सर ऑक्सीजन निकल रही है। और वो ऑक्सीजन निकाल कौन रहा है, इसका अपचयन करा कौन रहा है, तो कार्बन करा रहा है। इसका मतलब कार्बन क्या है, अपचायक। इन शॉर्ट याद रखना चाहो तो याद रख लो, ऑक्सीकारक वो होगा जिसका अपचयन होगा। तो फिर अपचायक, अपचायक वो होगा जिसका ऑक्सीकरण होता है।
ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सर। जल्दबाजी में पहचान नहीं आता, बच्चा इतना पढ़ लेता है, जैसे वो पूछ रहा है ऑक्सीकारक किसे कहते हैं या इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, तो बच्चा जल्दबाजी कर जाता है, अच्छा ये पूछ रहा है ऑक्सीकरण किसका है, तो वो लिख के आ जाता है ऑक्सीकारक कौन है, बोला कार्बन। क्यों कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, अरे इसने ऑक्सीकरण नहीं पूछा, ये पूछ रहा है ऑक्सीकारक कौन है, यानी जिसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है वो करवा कौन रहा है, जिसका भी, किसका, कार्बन का। कार्बन का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, कौन करा रहा है, एमजीओ, अच्छा तो एमजीओ ऑक्सीकारक है। जैसे वो तो दूसरी समीकरण लिखी थी वो लिखते हैं अपन, एमजीओ वाला कर लिया, अच्छा ये लिख लेते हैं CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अब इस अभिक्रिया में देखो, इस अभिक्रिया में देखो CuO बदल रहा है Cu में, H2 बदल रहा है H2O में। मैं आपको पूछूं सर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो देखो H2 बदल रहा है H2O में, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो सर ऑक्सीकरण तो ये है, ठीक है। CuO बदल रहा है Cu में, यानी ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन निकल गई, और ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। अब पहले सीधा सवाल करता हूं, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, H2 का। कौन करवा रहा है, H2 को ऑक्सीजन दे कौन रहा है, CuO, तो यहां पर ऑक्सीकारक होगा CuO, ऑक्सीकारक CuO। तो फिर अपचायक कौन होगा, अपचायक वो होगा, सुनना, देखो CuO का अपचयन हो रहा है, क्या पता चला ऑक्सीजन निकल रही है, अरे कौन निकाल रहा है, H2 का, मतलब H2 अपचायक हो गया। फिर वही बात, ऑक्सीकारक वो है, ऑक्सीकारक वो है CuO, जिसका खुद का क्या हो रहा है, अपचयन। इसका मतलब जिसका अपचयन, ये थोड़ा याद रखना, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। बस इसके आगे इस टॉपिक से सवाल ही नहीं बनेगा 10th क्लास में, उम्र भर के लिए नहीं कह रहा, 10th में। और इसके बाद में ये जब पाठ समाप्ति की ओर है, अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, थ्योरी का है, वैसे पढ़ा हुआ भी है आपका, संसारण, और एक है विकृत गंधीता, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, आसान है। देखो, संसारण का मतलब होता है धातुएं, धातुएं जब अम्ल के संपर्क में आए, या क्षार के संपर्क में आए, या लवण के संपर्क में आए, या जल के संपर्क में आए, या वायु के संपर्क में आए, के संपर्क में आकर खराब होने लगती है, क्रिया कर लेती है, खराब होने लगती है, क्रिया कर लेती है, क्या कहलाता है, संसारण। कि जब भी कोई मेटल है, धातुएं हैं, वो किसी अम्ल, क्षार, लवण, नमी, आर्द्रता या वायु के संपर्क में आती है, गैसों के संपर्क में आती है, तो उनसे क्रिया करके खराब होने लगती है, इसी को संसारण कहते हैं। संसारण का सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स है जंग का लगना, काठ, जंग का लगना, चांदी पर काली परत चढ़ जाती है समय के साथ, और तांबे पर हरी, तांबा, कॉपर, सीयू पर हरी परत, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, संसारण के। कि अगर जंग लगना ये होता है लोहे पर, कि लोहा जब नमी और वायु यानी O2 के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है, वो खराब हो जाता है, संसारण कहलाता है। इसका उपाय पूछते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, या कॉपर को कॉपर को संसारण से बचाने के लिए, या चांदी को संसारण से बचाने के लिए, कि उपाय तो अपने 10th क्लास में ये है ज्यादा, कि जंग से कैसे बचाए लोहे को। तो देखो लोहे की जो वस्तुएं उनको एक तो नमी में बाहर नहीं छोड़े, पर जंगले वगैरह ये थोड़ी है, बारिश आई तो जंगले उतारे अंदर रख लिए, तुम रख लेते हो पर नहीं रखते प्रैक्टिकली। इसलिए उनका इलाज यही है कि रंग कर दो सर, पेंट पहना दो उनको, पेंट कलर रंग लगाकर,
कलर कर दे उनके। कलर करने से क्या होगा, जैसे ये लोहे का पेन है मान लो, इस पे कलर कर देने का मतलब है वायुमंडल की वायु और बारिश की नमी इस लोहे से संपर्क में ही नहीं आएगी, बीच में कलर आ जाएगा, तो इस पे जंग नहीं लगेगा, क्रिया ही नहीं करेंगे। तो रंग या पेंट हो गया ग्रीज लगाकर, ग्रीस बोल देते हैं जिसे, तो मशीनों में, लोहे की मशीनों में, कलपुर्जों में दी जाती है, ग्रीस लगा दो, ग्रीस लगा दो। तेल का इस्तेमाल करके एक वर्ड आएगा यसद लेपन। धातु धातु वाले पार्ट में विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में भी। इसके बाद में आएगा विद्युत लेपन, यानी विद्युत के द्वारा परत चढ़ा देना दूसरी धातु की, जिसपे जंग नहीं लगे, जिसपे संक्षारण कम हो। तो ये धातु धातु में ये दोनों टॉपिक विस्तार से पढ़ेंगे अपन, ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये उपाय याद रखो आप, तो लोहे को जंग से बचाना है तो सर ग्रीज लगाओ, ग्रीस लगाओ, तेल लगाओ, पेंट कर दो उसके ऊपर। ये सदलेपन है, विद्युत लेपन है, ये सब विधियां संसारण से बचने के उपाय है। और लास्ट टॉपिक अपना हो गया विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता, विकृत मानी बिगड़ना, गंधिता का मतलब गंध, और साथ में अपन ये भी कह सकते हैं स्वाद। इनका वो सुनो कि वसायुक्त, वसा को मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख देता हूं, चिकनाई युक्त, घी तेल वाले पदार्थ, वायुमंडल की गैसों लिख दूं या ये लिख दूं ऑक्सीजन। मेन ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, याद करो ऑक्सीजन से क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब चिकनाई वाली चीजें या जो घी तेल वाली चीजें हैं, उनको अगर वायु में खुला छोड़ दे तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और उनका गंध व स्वाद बिगड़ जाता है, गंध व स्वाद बिगड़ जाता है। और गंध व स्वाद के बिगड़ने को कहते हैं विकृत गंधिता। तो चिकनाई या तेल युक्त या वसा युक्त या घी युक्त जो चीजें हैं, जो खाद्य पदार्थ है, उनको अगर ज्यादा देर तक वायु में खुला छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाएगी, विकृत गंधिता आ जाएगी उनमें। जिसे कई बार अपन फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, कि कहीं शादी में खाना खाने गए थे, सारे लोग बीमार, उल्टी दस्त, पेट खराब। घर में भी कभी खाना खाया तो सबका पेट खराब, यानी वहां पर क्या हुआ, वो ऑयली चीज जंक फूड की तरह के वो जो भोजन है आपका वो विकृत हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया उसका, खराब हो गया वो। फूड पॉइजनिंग, फूड मानी भोजन, पॉइजनिंग यानी जहर बन जाता है, जहर का काम करता है। तो वसा या चिकनाई युक्त पदार्थ, जैसे घर में कोई मिठाई आती है, हालांकि इतना वक्त तुम देते नहीं हो कि वो खराब हो जाए, पर कई बार काफी दिनों तक पड़ी रहती है, तो समय के साथ का स्वाद बिगड़ने लगता है, वो विकृत गंधिता है। अब इसके अगर कोई अनुप्रयोग में कुछ पूछे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को हटाकर, सॉरी, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन, याद रखना, गैस भर देते हैं। क्यों? अक्रिय होती है, क्रिया नहीं करती, फिर ऑक्सीजन को क्यों उठा दिया? ये तो क्रिया कर लेगी, और क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, खराब हो जाएंगे खाद्य पदार्थ। तो तुम आज तक ये सोचते थे ना, जो मुख्य कारण नहीं है कि चिप्स वाले पागल बनाने के लिए गैस भर के देते, इतनी मोटी थैली खोला, उसमें इतने से चिप्स, कारण तो ये भी है उनका, पर मुख्य कारण ये नहीं है। मुख्य कारण ये है कि चिप्स की थैली में अगर चिप्स है वो तेल वगैरह में तल के बनाई जाती है, तेलीय पदार्थ, चिकनाई पदार्थ होते हैं। अब अगर उनको वायु में ऑक्सीजन के साथ पैक कर दिया, थैलियों में ऑक्सीजन के साथ पैक कर दिया, वो खराब हो जाएगी। चेक कर लेना, चिप्स की थैली को खोलते हो और उसी समय अगर तुम खा रहे हो, तो खाना नहीं चाहिए पर खा रहे हो, तो तुम्हें स्वाद अच्छा लगेगा, उसी खुली थैली को रख दीजिए, कुछ घंटों बाद में आप खाने की कोशिश करना, तुम खा जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इंसानों की बात कर रहा हूं, वो खाएंगे तो उनका स्वाद बदलेगा, स्वाद बिगड़ जाएगा, स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी। जैसे ही तुम थैली खोलोगे, नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाएगी,
तो फिर खराब हो जाएगी। तो ये विकृत गंधिता का टॉपिक है। तो मोटे तौर पर अपन ने पहला पार्ट, प्यारे बच्चों बधाई हो, पहला पार्ट कंप्लीट है। इसमें एक टॉपिक रहा है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, समीकरणों को संतुलित करने का। थोड़ा उसमें टाइम देना पड़ेगा, बेसिक समझाने पड़ेंगे, तो वो मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। बाकी ये पार्ट कंप्लीट है। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स फिक्स थोड़ी है, इसमें जो क्वेश्चंस है समीकरणों से संबंधित, वो आप कोशिश करना एनसीईआरटी से करने की। बाकी मैं उनके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, वो पूरे सवाल कराऊंगा, एग्जाम्पल्स बीच में वो भी, पाठ्य पुस्तक के पाठ के बीच में क्वेश्चंस है वो भी, और पीछे है वो भी, सबका एक साथ वीडियो लेकर पक्का मिलेंगे अपन। तो पहला पार्ट पूरा है, बहुत बहुत बधाई हो। नोट्स बन चुके हैं तुम्हारे, अगर बनाए हैं तो। बाकी हम फिर मिलते रहेंगे आगे, फिर मैं नई वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन यही रहेगा कि अपने साथ के उन बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा जिनका उद्देश्य पढ़ाई करना है। सब्सक्राइबर हम लेट कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, भीड़ नहीं चाहिए सर। क्वालिटी एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं, केवल पढ़ने वाले बच्चे यहाँ तक पहुँचे। पढ़ाई को आसान बनाना, समझाना, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। बीसीएस एकेडमी आपके लिए हर समय तैयार है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।